Learning Aura. I am Inaya Khan and today I am going to teach you all Standard 10th Science Part 2, Chapter number 1 Heredity and Evolution. So, heredity का मीनिंग होता क्या है? बहुत ही सिंपल और इजी मीनिंग है. इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज़ नोन एज हेरिडिटी. यानी जब पेरेंट्स के कैरेक्टर चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होते हैं उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं. अब जो पेरेंट्स के कैरेक्टर चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र तो हो रहे बट ट्रांसफ़र कर कौन रहा है? सो जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. अब ये जीन शब्द को सुन के आपको मशहूर साइंटिस्ट जॉन मेंडल को तो नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द वन टू प्रेडिक्ट दैट देयर इज सर्टेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला जो फैक्टर है वो जीन है. जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल. जीन अपना कैरेक्टर एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पास ऑन करते जाता है. अब जीन कहाँ होता है? डीएनए में होता है, और डीएनए न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल है, आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सेल होता है. सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में डीएनए का हर एक सेगमेंट जीन होता है, और बहुत सारे जीन्स होते हैं, और हर एक जीन एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. सो ओरली तो उतना आपको याद नहीं रहेगा, विजुअली आप लोग एक बार देख लोगे तो याद भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे. तो मैं एक बार आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये है सेल को तो देख नहीं सकते. सो माइक्रोस्कोप में अगर सेल को देखा जूम करके हम लोगों ने, सो सेल हमको ऐसा दिख रहा है. अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है. अब न्यूक्लियस को जब जूम किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर बहुत सारे टेट्राड शेप के क्रोमोसोम्स दिखे. अब उनमें से एक क्रोमोसोम को निकाल के जूम अगर किए तो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो टेट्राड शेप बने हुए हैं उसके ऊपर कॉइलिंग दिख रहे हैं. वो कॉइलिंग डीएनए है, और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं. वो सेगमेंट होते हैं जीन. हर एक सेगमेंट एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. सो जीन का रोल समझ में आ गया सबको. अब डीएनए देखते हैं. डीएनए का फुल फॉर्म 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अब डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं. 1 2 3 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं डीएनए के कॉइलिंग में. एडेनिन कभी भी थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है. और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. ओके, सो ये सीक्वेंस कैसा जाएगा? अप टू डाउन. एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन के साथ बनाया. ये सीक्वेंस पूरा अप टू डाउन सेम होता जाएगा. अब आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इसके भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं. लेकिन जो थाइमिन, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरैसिल होता है. तो इसका सीक्वेंस कैसा जाएगा? एडेनिन, यूरैसिल, गुआनिन और साइटोसिन. ओके, डीएनए आरएनए समझ में आ गया. सो डीएनए सेल के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज डीएनए के अंदर ही सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं. सो डीएनए क्या करता है? सेल के सारे कामकाज संभालता है, लेकिन वो अकेले ये सारे कामकाज संभालता नहीं या खुद जाके कुछ काम नहीं करता. वो सारे काम mRNA से करवाता है, यानी मैसेंजर आरएनए से वो सारे कामकाज करवाता है. अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए की कोडिंग को कॉपी करता है, यानी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करता है और बाहर आके उस हिसाब से वर्क करता है. मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, यानी बॉडी में जिस जगह पे प्रोटीन की कमी हो रही है, नेसेसरी प्रोटीन वहाँ जाके वो बनाता है, सिंथेसाइज करता है और वहाँ रिलीज़ करता है. अब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है? जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड है ना, उसमें से एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में. एक स्ट्रैंड क्या करता है? अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो mRNA को देता है, और mRNA बाहर आके उस हिसाब से वर्क करता है.
अब mRNA अकेले कॉपी नहीं कर सकता डीएनए की इन्फॉर्मेशन, उसको किसी की हेल्प चाहिए। तो उसको हेल्प कौन करता है mRNA को? आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है, और जहाँ जहाँ वो बाइंड होता जाता है वहाँ का जो सीक्वेंस है डीएनए का, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद वो कोड आरएनए जाके कॉपी करता है और फिर न्यूक्लियस के बाहर आके साइटोप्लाज्म में वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करता है। ओके, तो इसी को डायग्राम में देख लेते हैं, तो लर्न करना, आपको इमेजिन करना और इजी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के। ओके, तो एक बार वीडियो में देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स वन स्ट्रैंड कॉपी होता है डीएनए का एमआरएनए में। सो सपोज ये डबल हेलिक्स डीएनए, ठीक है। अब जो ये एमआरएनए है ना, ये अकेले सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं कर सकता। इस डीएनए को खोलना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसके अंदर जाने के बाद वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करेगा। लेकिन ये अकेले नहीं कर सकता, तो ये एक एंजाइम रिलीज करता है। वो एंजाइम का नाम क्या है? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए के एक साइड को जाके बाइंड हो जाता है, डीएनए के ऊपर जाके कवर कर लेता है, और जहाँ कवर करता है ना वो पार्ट ओपन हो जाता है। यानी अगर ये ऐसा है तो ये पार्ट क्या हो जाता है, अनबाइंड हो जाता है, खुल जाता है। खुल जाने के बाद आरएनए एंट्री मारता है और यहाँ की कोडिंग यानी ए जी सी जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, वहाँ की कोडिंग वो कॉपी करता है आरएनए, और फिर बाहर आता है मैसेंजर आरएनए। कोडिंग कॉपी करने के बाद वो सारी कोडिंग साइटोप्लाज्म में, मींस ये जो सारी चीज़ हो रही है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। न्यूक्लियस से बाहर आता है आरएनए और साइटोप्लाज्म में वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिलीज करता है और उस हिसाब से वर्क करता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन ही ट्रांसलोकेशन से जुड़ा हुआ है। बिकॉज ट्रांसलोकेशन, लोकेशन मतलब अपनी लोकेशन चेंज करना। अब आरएनए जब न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर जाके उसी कोडिंग कॉपी करके न्यूक्लियस से बाहर आता है, उसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मीन्स सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ना पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इस पोर से आरएनए क्या करता है, बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इंफॉर्मेशन के हिसाब से वर्क करता है। सो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके, सो अब हेरिडिटी हो गया, डीएनए, आरएनए, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए आरएनए का नाइट्रोजन बेसिस, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, वो सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं इवोल्यूशन के टॉपिक पे। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज, यानी जो ऐसे चेंज जो टाइम के हिसाब से होते जा रहे हो, उस चेंज को बोलते हैं इवोल्यूशन। लाइक जैसे हम बचपन में दिखते हैं, क्या हम बड़े होने के बाद भी वैसे ही दिखते हैं? नहीं, चेंजेस होते हैं और हम लोग अलग दिखते हैं। लेकिन वो जो चेंज हुआ, क्या वो मतलब जल्दी से हो गया, सडनली वो चेंज हुआ? नहीं, वो चेंज जो था वो बहुत स्लोली हुआ। बिकॉज हम लोग बचपन में फिर थोड़े बड़े हुए, होते गए, ईयर बाय ईयर क्या टाइम के हिसाब से चेंज आता गया। तो जो ग्रेजुअल चेंज होता है स्लो टाइम के हिसाब से, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। अब इवोल्यूशन के टॉपिक पे टेक्स्ट बुक में अर्थ का इवोल्यूशन दिया गया है। मतलब अर्थ कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुई, कैसे बनी। तो अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी, और उसमें जो लाइफ है वो कैसे एग्जिस्ट हुए, कैसे फॉर्म हुए। मतलब जो अर्थ था वो बहुत ही हॉट था, बहुत ही गर्म था, और उस गर्माहट में बहुत सारे ना गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसेस क्या हो रहे थे अर्थ के अंदर कंबाइन होते 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 क्लाउड बने, वाटर बने, फिर ऑर्गेनिजम्स बने।
तो जो सबसे फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में बना था वो था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सबसे फर्स्ट यूनिसेल्युलर यानी एक सेल का ऑर्गेनिजम्स बना, फिर वो सेल्स डिवाइड होते गए और लाइफ फॉर्म होती गई। तो इवोल्यूशन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब डार्विन ने क्या कहा था इवोल्यूशन के बारे में वो जानते हैं। जो डार्विन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो जर्नी पे गए थे शिप से अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ से जब वो रिटर्न आ रहे थे तो गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स देखे और वो ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, दैट इज़ थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मीन्स जो नेचर है वो ऐसे प्लांट, ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग थिंग को सिलेक्ट करती है जो आगे जाके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे और वो एनवायरनमेंट में रहने के लिए फ़िट होते हैं, और जो फिट नहीं होते हैं वो वही डिसअपियर हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आगे जाके सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट नाम पे भी मशहूर हुई। मतलब ऐसे ही एनिमल, ऐसे ही प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे जो एनवायरनमेंट में फ़िट हो सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने अंदर अलग अलग इवोल्यूशन, वेरियस इवोल्यूशन अपने अंदर ला सकते हैं, और जो नहीं ला पाएंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, डार्विन थियोरी बहुत ही इजी थियोरी है और एग्ज़ाम में ये थियोरी तो पूछते ही पूछते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेना और एक बार रीड कर लोगे आप लोग तो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहीं पे ये चैप्टर क्लोज करते हैं। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।